Good morning to everyone. Myself, Dr. R.C. Chauhan, Associate Professor, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट सेकंड का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, ऊष्मागतिकी ताप पैमाना। जैसे नाम से क्लियर है कि दिस इज़ रिलेटेड विद द स्केल ऑफ टेम्परेचर, ताप पैमाने से रिलेटेड है। तो ये किस प्रकार का ताप पैमाना है, हमने डिग्री सेल्सियस देख रखा है, फारेनहाइट देख रखा है। तो ये एक विशेष प्रकार का ताप पैमाना है। किस प्रकार का है यह देखते हैं कि कार्नो इंजन की दक्षता पर आधारित वह ताप पैमाना जो कार्यकारी पदार्थों के गुणों पर निर्भर नहीं करता। बाकी सारे जो थर्मामीटर्स है वह सब कार्यकारी पदार्थ के गुणों पर निर्भर करता है। जैसे हमारा जो साधारण थर्मामीटर काम लेते हैं इसको हम डिग्री सेल्सियस या फारेनहाइट लेते हैं। गर्म करने पे उसमें जो पारा होता है वो फैल जाता है, मीन्स उसकी लेंथ इंक्रीज होती है और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर उसकी एक्सपेंशन हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। परंतु ये जो हम ताप पैमाना ले रहे हैं ये है कार्यकारी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता, केवल उन तापों पर निर्भर करता है जिनकी फाइनल एंड इनिशियली या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसलिए इसको ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहते हैं। आवश्यकता क्यों महसूस हुई इसकी, ये देखते हैं कि प्राय सभी तापमापी इनमें से प्रयुक्त पदार्थों गुणों पर निर्भर करता है। जैसे पारे तापमापी में पारे का रेखीय प्रसार हो जाता है, ऊपर चढ़ता है गर्म करने पे। दूसरा गैस तापी में गैस के आयतन का प्रसार होता है। प्लेटिनम तापमापी में जो आपकी सेकेंडरी प्रैक्टिकल है उसमें जो पदार्थ का प्रतिरोध चेंज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। अर्थात इन सब तापमापी में वस्तु के ताप का मापन अलग अलग प्राप्त होने के कारण वस्तु के ताप का मापन यथार्थ नहीं हो पाता, क्योंकि सबकी अलग अलग एक्सपेंशन होता है। कोई पदार्थ कितना प्योर है, किस प्रकार का है, सबका अलग अलग तरीका होगा। इसलिए इन सब चीज़ों से अवॉइड करने के लिए हमें एक ऐसा तापमापी चाहिए जो इन पदार्थ के विशेष गुणों पर आधारित नहीं है। ऐसा तापमापी ऊष्मागतिकी ताप पैमाना होता है, जिसमें कारणों की दक्षता यानी इंजन की जो दक्षता हम निकाली ईटा इक्वल टू 1 - T2/T में कंजर्व करता है। यानी ये केवल सिंक और सोर्स के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसका प्रूफ कैसे किया जाए देखते हैं। माना कि एक ऊष्मागतिकी कार्नो इंजन T1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है तथा T2 ताप पर सिंक को Q2 ऊष्मा निष्कासित कर देता है। दक्षता हमने जो कैलकुलेट की थी कार्नो इंजन की वो थी ईटा इक्वल टू 1 - T2 - T1 या 1 - Q2/Q1। इसको हमने कह दिया कि ये फंक्शन है T1 और T2 का, यानी जो दक्षता है वो फंक्शन है T1 और T2 का। या इसको हम रीअरेंज कर दें इक्वेशन फर्स्ट को, तो Q2/Q1 को लिखा जा सकता है 1 - f ऑफ दी T1 एंड T2 फंक्शन ऑफ दी T1 और T2। Q1/Q2 लिखना चाहें तो 1/1 फंक्शन ऑफ दी f दैट इज़ T1 एंड T2। सो इसको हम कैपिटल F दे दिया क्योंकि ये इतना सारा जो मिला है, इसलिए हमने एक अन्य फंक्शन मान लिया कैपिटल F इज फंक्शन ऑफ T1 और T2। इसी प्रकार जब ये रिवर्सिबल उत्क्रमणीय कार्नो इंजन T2 और T3 कोई अन्य टेम्परेचर लिया हमने उन पर काम करता है। T2 यहाँ पे सोर्स का टेम्परेचर हो गया, T3 इसका सिंक का टेम्परेचर हो गया। ऊष्मा स्रोत से Q2 ऊष्मा लेता है, T3 ताप पर Q3 ऊष्मा ट्रांसफ़र कर देता है। तो फिर वही इक्वेशन Q2/Q3 को हम फंक्शन ऑफ T2 T3 लिख सकते हैं। अब अंत में एक ऐसा इंजन मान लें जो T1 और T3 के बीच में काम करता है, यानी पहला सोर्स और लास्ट वाले का जो सिंक है उस पर काम करता है। तो ये Q1 ऊष्मा लेता है T1 पर और Q3 उसको ऊष्मा निष्कासित कर देता है। तो एक नया फंक्शन हो जाएगा Q1/Q3 इक्वल टू कैपिटल फंक्शन T1 and T3। सो वी नो वेरी वेल दैट फॉर द मल्टीप्लिकेशन Q1/Q3 इक्वल टू Q1/Q2 मल्टीप्लाइड बाई Q2/Q3। रीअरेंज कर दिया जाए इसको 2, 3, 4 को, तो कैपिटल F इज फंक्शन ऑफ द T1 T3 दैट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ द T1 T2 मल्टीप्लाइड बाय द फंक्शन ऑफ द T2 T3। ये किस तरह से समीकरण है ये देखिए फिगर में हमने जो समझाया है कि इसमें Q1 Q2 Q3 बीच में दो इंजन लगा रखे हैं हमने। कार्यकारी पदार्थ है, पहला सोर्स मान लिया, दूसरा सिंक मान लिया। दूसरे के लिए जैसे पहला इंजन Q1 लेता है, Q2 ऊष्मा निष्कासित कर देता है। दूसरा ये Q2 ऊष्मा लेता है, Q3 निष्कासित कर देता है। और एक ऐसा इंजन ही मान लिया हमने सोर्स से Q1 ऊष्मा लेता है और सिंक को Q3 ऊष्मा निष्कासित कर देता है।
ये समीकरण तभी वैध रह सकता है जब फलन f का स्वरूप इस प्रकार का हो कि दैट इज ओनली द फंक्शन ऑफ T1/T2 हो, मतलब टेम्परेचर भी इस प्रकार का हो कि वो भी आपस में कैंसिल हो जाए, दैट इज ओनली द फंक्शन ऑफ द T1/T2. सो वी कैन राइट capital F function of the T1/T2 equal to the phi T1 by the phi T2. Similarly, for function of F T2/T3, that is equal to function of T2 divided by function of phi, that is T3. Similarly, capital F is function of T1/T3 equal to the function phi T1 by the phi T3. यहाँ phi तात्कालिक फलन है, क्योंकि T1 इज ग्रेटर देन T2 और Q1 इज ग्रेटर देन Q2. ये तभी संभव है जब phi T1 इज ग्रेटर देन phi T2, यानी phi T का एक रेखीय फलन होना चाहिए. सो हमने ये मान लिया कि phi is the function of the T1 is equal to the tau1, phi T2 is equal to the tau2, and phi T3 is function of the T3. So we can write Q1 by Q2 equal to the function phi T1 by the function of the phi, that is T2 is equal to tau1 by tau2. एक नवीन ताप पैमाना हो गया एक तरह से, जो कार्नोट इंजन द्वारा स्रोत से उष्मा सिंक को निष्कासित उष्मा पर निर्भर करता है, इसके अलावा किसी पर भी निर्भर करता है. यह इंजन की कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है. यही उष्मागतिक ताप पैमाना कहलाता है. और हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इसका हमने लिखी थी ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय द Q1. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tau2 बाय द tau1. tau1 tau2 इट इज फंक्शन ऑफ द T1 एंड T2, जो सोर्स एंड सिंक के टेम्परेचर है. अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम निकाल सकते हैं. इसके आधार पे पहला हम कैलकुलेट करते हैं परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. कार्नो इंजन की दक्षता ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय द Q1 को 1 माइनस tau2 बाय द tau1 लिखते हैं. यदि tau2 इक्वल टू जीरो करते हैं, मीन्स Q2 इक्वल टू जीरो, सिंक को जो निष्कासित उष्मा यदि वो जीरो होती हैं तो ईटा इक्वल टू 1 हो जाता है, यानी इसकी दक्षता 100% हो जाती है. अतः उष्मागतिक ताप पैमाने का परम शून्य ताप उत्क्रमण इंजन की सिंक का वह ताप है जिस पर कार्नो इंजन की दक्षता 100% हो जाती है, यानी दिस इज द रिलेटेड विद द सिंक टेम्परेचर हुज एफिशिएंसी इज 100%. इस शून्य ताप को परम शून्य ताप कहते हैं. दूसरा, उष्मागतिक ताप पैमाने का डिग्री का मापन, वैल्यू ऑफ द डिग्री ऑन द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, साइज ऑफ द 1 डिग्री, एक अंश का आकार कितना होता है. उष्मागतिक ताप पैमाने पर डिग्री का निर्धारण करने के लिए जल के बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक तथा फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज द हिमांक को काम लेते हैं. यहाँ पे परत बनता है और जहाँ पानी उबलता है उन दोनों बीच में. तो ये दोनों ग्राफ बना दिए हमने, ABCD, टो एस एंड द टो आई. एस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट और ये दी फ्रीजिंग पॉइंट. इन दोनों आरेख बना दिया हमने, ये कर्व बना दिया. तो जो किया गया कार्य होगा कार्नो इंजन से इसकी कर्व के बराबर होता है. अतः यदि इस आरेख को समतापी वक्र के समांतर बराबर 100 भागों में बांट दें तो किसी एक भाग के मध्य कार्यरत इंजन के ऊर्जा स्रोतों और सिंक के मध्य तापांतर का मान 1 डिग्री होता है. यानी एक ऐसा कार्नोट इंजन बना दें कि ये जो हमने कर्व बनाया है AB और इसके जस्ट नीचे 100 भाग बांट लिए तो उसमें एक उष्मा लेता है, दूसरा नीचे ट्रांसफ़र कर देता है, यानी इसको 100 बराबर भागों में बांट दिया किए गए कार्य को. तो इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा सोर्स और सिंक का, वो 1 डिग्री होगा. अर्थात जल की क्वथनांक हिमांक के मध्य कार्यरत उसमें इंजन का, उत्क्रमणी इंजन का किए गए कार्य का 1/100वां मान, तो इस अन्य उत्क्रमणी इंजन स्रोत और सिंक के तापांतर का मान 1 डिग्री के बराबर होता है. सो दिस इज द स्केलिंग ऑफ द 1 डिग्री. इस प्रकार हम शून्य परम शून्य ताप की ज्ञात कर सकते हैं. एक ऐसा एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक स्केल मेजर कर सकते हैं जो केवल कार्यकारी पदार्थ पर नहीं निर्भर करता, केवल टेम्परेचर T1 एंड T2 पे निर्भर करता है. तीसरी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर है उसके आधार पे हम 1 डिग्री या 1 केल्विन को परिभाषित कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू वेरी मच. आपका दिन शुभ हो.